हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉब्स क्लासेस। मैं विकास कुमार झा आज आपके लिए एक नया टॉपिक फिर से लेके आया हूँ। प्रैक्टिस क्लास हमारी चल रही है और काफ़ी टॉपिक्स के बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, जिसमें हेरिडिटी एनवायरनमेंट है, जिसमें टीचिंग और लर्निंग जो है प्रोसेस हमने किया है, बेसिक डेवलपमेंट टॉपिक किया हमने। तो काफ़ी टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस ईयर्स के एमसीक्यूज कर चुके हैं बच्चों। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है आपका मोटिवेशन। आज एक हम नया टॉपिक लेके आए हैं, मोटिवेशन यानी कि प्रेरणा, है ना। तो आपको पता है सीखने में प्रेरणा का बहुत बड़ा रोल होता है बच्चों, है ना। जब हम कोई काम सीखते हैं तो उसमें हम जब तक मोटिवेट नहीं होते तब तक वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाता। तो सीखने में मोटिवेशन का, प्रेरणा का बहुत बड़ा रोल है। और अगर आप बच्चे को सिखाना है अच्छे तरीके से तो हमें उसको मोटिवेट करना होता है। मोटिवेशन से उसकी लर्निंग काफ़ी इफेक्टिव होती है ना। तो एज ए टीचर अगर क्लास में आप पढ़ा रहे हो तो आप बच्चों को मोटिवेट करते रहते हो ताकि वो सीखे और अपने जो गोल है, जो उनका लक्ष्य है, उन लक्ष्य को क्या करे बच्चा, अचीव करे। ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है ये मोटिवेशन वाला टॉपिक है। और ये टॉपिक आपको बता दूं मैं हर एग्जाम में पूछा जाता है। ये आपका सीटेट एग्जाम हो, DT+B एग्जाम हो, या DT+B में NTT हो, TCT हो, PCT हो, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है एक पैडागोजिकल तरीके से। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, मोटिवेशन। और ये पार्ट 1 है। ऑब्वियसली बात है इसकी पार्ट 2 भी आएगा हमारा। ठीक है। तो पार्ट 1 हम इसको आज क्या करें, डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ मोटिवेशन इज ड्रिवन बाय एन इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट। किस प्रकार की प्रेरणा रुचि या आनंद से प्रेरित होती है। देखिए दो प्रकार की हमारी मोटिवेशन होती है, याद रखना। एक होती है जिसको हम कहते हैं, याद रखना, इसको कहा जाता है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक का मतलब होता है कि जब आप अंदर से इंटरनली तैयार होते हैं, जब किसी काम को करने में आपका इंटरनल इंटरेस्ट होता है, आपकी इंटरनल एबिलिटी से कोई काम आप करते हो, जब खुद का आपका इंटरेस्ट है काम को करने का, किसी काम को एक जॉय के साथ, एक जॉयफुल एक बिहेवियर के साथ जो हम काम करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और एक होता है जिसको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेसिकली हम लोग जब किसी प्रेज और रिवॉर्ड के लिए, किसी रिवॉर्ड को प्राप्त करने के लिए या प्रेज को प्राप्त करने के लिए हम करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इफेक्टिव लर्निंग कब होती है, जब आप सेल्फ तैयार होते हो। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में याद रखना हम हमेशा सेल्फ मोटिवेट होते हैं, और इससे याद रखना सेल्फ मोटिवेशन हमें मिलती है, और इससे बच्चा जो होता है लर्निंग उसकी कैसी होती है, इसमें इफेक्टिव होती है। कैसी होती है, इफेक्टिव लर्निंग होती है इससे। तो याद रखना हम बच्चों को इंट्रिंसिक और एक्शन दो मोटिवेशन होते हैं। तो मोटिवेशन देखो बच्चा सीखता इससे भी है बट इससे भी सीखता है। बट जब आप खुद से इंजॉय के साथ करते हो या खुद की एबिलिटी के साथ या सेल्फ इंटरेस्ट से काम करते हो तो हमारा इंट्रिंसिकली मोटिवेशन होता है। तो इंटरेस्ट और इंजॉयमेंट किसमें लिया होता है बच्चों, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में होता है। तो इसका आंसर होगा बच्चों ओनली 1। ठीक है, याद रखना बच्चों। यहाँ पे प्रेज और रिवॉर्ड की बात करता तो हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन को लेते, बट सेल्फ एंजॉयमेंट की बात की जा रही है, इंटरेस्ट की बात की जा रही है, एंजॉयमेंट की किया जा रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, आपका ओनली इंट्रिंसिक मोटिवेशन। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा इफेक्टिव लर्निंग प्रोवाइड करती है, ध्यान रखना आप लोग। ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर क्या होना चाहिए आपका, दैट इज बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट लगता है आपको गलत है, सही है। प्रेजिंग चिल्ड्रन फॉर एबिलिटी एंड हार्ड वर्क कम्स अंडर इंट्रिंसिक मोटिवेशन। बच्चों को हार्ड वर्क करने के लिए आप प्रेज कर रहे हो या मोटिवेट कर रहे हो तो किस प्रकार के मोटिवेशन आता है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। ये बात काफ़ी हद तक ठीक है। गिविंग चिल्ड्रन मनी और ट्रीट फॉर गुड ग्रेड्स कम्स अंडर एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। ये बात ठीक है कि जब आप पैसे देकर बच्चे को सिखाते हो या अच्छे ग्रेड के लिए मोटिवेट करते हो तो वो हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में आता है। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन जो है, बाहरी प्रेरणा जो हमारी होती है, तो बाहरी प्रेरणा में हम बच्चों को ग्रेड लेने के लिए ही, रिवॉर्ड लेने के लिए, पुरस्कार लेने के लिए हम मोटिवेट करते हैं, है ना। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बच्चों को मेहनत करने के लिए, हार्डवर्क करने के लिए, किसी भी टॉपिक को एक इंटरनली समझने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी सही है। तो आंसर क्या होगा यहाँ बच्चों आपका, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ राइट। दोनों स्टेटमेंट सही है। जहाँ पर इंटरनल मोटिवेशन आ जाए वहाँ पर इंट्रिंसिक होगा, और जहाँ पर हमारे प्रेज, रिवॉर्ड या किसी प्रकार के आउटर फैक्टर आ जाए वहाँ पर हमारा कौन सा मोटिवेशन होता है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन माना जाता है। ठीक है। तो ये आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, बोथ 1 and 2। ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं एक बार। पेरेंट्स एंड टीचर ऑफन रिवॉर्ड देयर चाइल्ड फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग ऑफ लर्निंग टास्क। दिस प्रैक्टिस स्टिमुलेट विच ऑफ द फॉलोइंग मोटिवेशन इन द स्टूडेंट। मतलब प्रेज, टीचर क्या करते हैं, ऑफर प्रेज रिवॉर्ड देते हैं। देखो मैंने अब यहाँ पे बात की
जब कभी भी रिवॉर्ड की बात की जाए, प्रेज की बात की जाए, तो कौन सा मोटिवेशन होता है? तो सीधा इसका आंसर क्या होगा बच्चों आपका? डेट इज एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? ओनली सेकंड। सीधी सी बात, जब प्रेज रिवॉर्ड की बात करेगा तो कौन सी मोटिवेशन हमारी होगी? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। और खुद इंजॉयमेंट की बात की जाए, इंटरेस्ट की बात की जाए, सेल्फ रेगुलेशन की बात की जाए, सेल्फ इंटरेस्ट से टास्क करने की बात की जाए, तो हमारा इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बच्चा हमारा? डेट इज थर्ड। क्योंकि यहाँ पे केवल बात की जा रही है कि शिक्षक अक्सर क्या करती है, माता बच्चों को पुरस्कार देती है। तो पुरस्कार देकर जो पढ़ाते हैं वो हमेशा कौन सी प्रेरणा होगी? हमारी बाहरी प्रेरणा होगी। तो थर्ड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटेजी कैन बी यूज टू एनहेंस द मोटिवेशन लेवल ऑफ द चिल्ड्रन? मतलब कौन सी स्ट्रेटजी आप करोगे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए? ठीक है, शिक्षार्थियों के प्रेरणा स्तर को बढ़ाने के लिए निम्न में से कौन सा नीति सही रहेगी? स्टूडेंट शुड बी इंकरेज टू मेक डिसीजंस। निर्णय लेने के लिए बच्चों को मोटिवेट इंकरेज करोगे। स्टूडेंट शुड बी प्रेज फॉर डिजायरेबल बिहेवियर, बिल्कुल ठीक है। टीचर शुड स्पेंड मोर टाइम ऑन स्टूडेंट वीकनेस। वीकनेस पर काम करना, ठीक है, वीकनेस पे काम करोगे तो वीकनेस पे काम करने के बाद मोटिवेट कैसे कर रहे हो? तो ये तो मोटिवेशन का टूल तरीका नहीं हो सकता। बट बच्चों को डिसीजन लेने के लिए आप मोटिवेट कर रहे हो, ये बिल्कुल ठीक है। बच्चे को क्या नाम है, अच्छा काम करने के लिए, डिजायर के लिए प्रेज कर रहे हो, तो ये बात भी ठीक है। बट वीकनेस पर आप उसके वर्क करोगे क्यों? तो वीकनेस पे नहीं, हमें हर एरिया में वर्क करना होता है बच्चों के। तो ये थोड़ा सा कम इफेक्टिव लग रहा है। बट पहला दूसरा बिल्कुल ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चा आपको? फर्स्ट एंड सेकेंड, है ना। एक शिक्षक को विद्यार्थी कमजोरी पर अधिक ध्यान समय देना चाहिए। कमजोरी पे नहीं, केवल कमजोरी पे नहीं, बच्चे के हर एरिया पे, बच्चा कहाँ अच्छा है, कहाँ वर्क, आपको कमजोरी पे ध्यान तो देना है, लेकिन बच्चों के और जो एरिया है, स्ट्रॉन्ग एरिया कहाँ है, उसको भी मोटिवेट करना है। वीकर एरिया को भी हमें बच्चों को देखना है। तो हर एरियाज को, हर प्रकार के क्षेत्र को हमें देख के चलना पड़ता है। तो इसका आंसर क्या होगा? पहला और दूसरा। फर्स्ट एंड सेकंड इसका क्या है बच्चों? राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोटिवेशन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड? कौन सा करेक्टली मैच्ड है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, इट रेफर्स टू मोटिवेशन दैट इज ड्रिवन इन अवर इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट द टास्क। तो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में इंटरेस्ट की बात की जा रही है, तो उल्टा है बच्चों। तो ये तो गलत मैच हो गया, है ना। ये तो क्या हो गया हमारा? गलत मैच हो गया। और इंटेंसिव मोटिवेशन रेफर टू द परफॉर्मेंस ऑन एक्टिविटी इन ऑर्डर टू अटेन एंड आउटकम्स, है ना। किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए, किसी गतिविधि के प्रदर्शन के लिए संदर्भित होना, है ना। तो किसी परफॉर्मेंस को करने के लिए जब एक्ट करते हो ताकि इसके एक बेटर आउटकम निकाल पाओ, उसके लिए आप सीख रहे हो, तो ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है। तो केवल सेकंड स्टेटमेंट सही है ना। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि इसमें इंट्रिंसिक मोटिवेशन का बात किया जा रहा है, बट यहाँ पे दिया क्या है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। क्योंकि यहाँ पे बात कर रहा है किस चीज का? इंटरेस्ट एंड एंजॉयमेंट। इंटरेस्ट और एंजॉयमेंट से टास्क आप करते हो, भी सेल्फ लिखा हुआ है, तो सेल्फ हमेशा एक्सट्रिंसिक हो ही नहीं सकता बच्चों। बट दूसरा ठीक है, क्योंकि हम किसी चीज को प्राप्त करने के लिए, आउटकम निकालने के लिए मोटिवेट होते हैं, तो ये ठीक है बच्चों। तो ओनली सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? केवल 4। किसी परिणाम को प्राप्त करने के लिए किसी गतिविधि के प्रदर्शन को संदर्भित करना। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा आपका? दैट इज सेकंड। राइट आंसर इसका सेकंड होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। whenever a teacher gives a threat of punishment of failure he is using dash। जब किसी विकास को आकार देने के लिए पर्यावरणीय कारकों में निम्न में कौन सा छोड़ के सभी वो है? ये थोड़ा सा मिसमैच हो गया बच्चे, ऑप्शन थोड़ा सा वो हो गया बच्चों, थोड़ा सा ये ऑप्शन जो है इसमें मिसमैच हो गया। कोई बात नहीं, आप इसको पढ़ो, हिंदी आप छोड़ दो, इसकी मैं हिंदी समझा देता हूँ आप लोगों को। whenever a teacher gives a threat to a punishment of failure he is using dash। पॉजिटिव reinforcement, नेगेटिव reinforcement। ऑब्वियसली बात है कि आप पनिशमेंट के डराते हो बच्चों को आप, यानी इसमें क्या कह रहा है कि फेलियर पनिशमेंट के लिए आप डरा रहे हो कि भाई ये काम नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। तो फेलियर के लिए आप उसको डरा रहे हो, है ना। तो कौन सा मोटिवेशन है? तो ये हमेशा याद रखना, नेगेटिव मोटिवेशन होता है बच्चों। जब हम किसी बच्चे को फेलियर का डर दिखाते हैं, दंड का डर दिखाते हैं, या उसको धमकाते हैं कि तुम फेल हो जाओगे, काम नहीं करोगे, तो एक बच्चे के लिए पॉजिटिव मोटिवेशन नहीं है, ये उसके लिए नेगेटिव मोटिवेशन होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट जो हमारी होती है वो हमेशा बच्चों को पॉजिटिवली अच्छा काम कराने के लिए मोटिवेट करती है। बट कोई काम जो बच्चा होता है जो कि इच्छा से ना करके फोर्सफुली करता है, या एक किसी चीज़ से पनिशमेंट से बचने के लिए करता है, तो वो हमेशा नेगेटिव मोटिवेशन होती है। तो यहाँ पे पनिशमेंट से का डर उसको हम दिखा रहे हैं, तो वो उसके लिए क्या होगा? नेगेटिव मोटिवेशन होना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? दैट इज आपका सेकंड। मतलब ओनली सेकंड होगा, तो इसमें आंसर होना चाहिए सेकंड। यस, सेकंड इसका राइट आंसर होना चाहिए।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका, ओनली सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Which type of personality possesses high motivation, lack of patience, feel short of time, be a great hurry and feel like being always burdened with work? किस प्रकार के व्यक्तित्व में उच्च प्रेरणा होती है? कौन से मोटिवेशन टाइप, ये जो एक टाइप ऑफ पर्सनैलिटी दी हुई है, उच्च प्रेरणा वाला किस में होता है? धैर्य की कमी होती है, समय की कमी होती है, बहुत जल्दी में रहते हैं और हमेशा काम का बोझ तले दबे हुए महसूस करते हैं। तो ये होता है टाइप ए। पर्सनैलिटी के टाइप होते हैं बच्चों, टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी, टाइप डी, है ना। तो ये पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में आपको अच्छे से बताऊंगा, बट इसका बेसिकली आंसर यहाँ पे टाइप ए है। टाइप ए वाले बच्चे जो होते हैं वो हाईली मोटिवेट होते हैं, हर एक काम को जल्दबाजी में करते हैं, है ना, और जल्दी से खत्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, हरी में रहते हैं, एक धरफरी में एक तरह से जल्दबाजी में रह के काम करते हैं। तो आंसर इसका क्या होना चाहिए बच्चों, टाइप ए। टाइप ए वाले बच्चे हमेशा जल्दबाजी में काम करना पसंद करते हैं, याद रखना, ठीक है। और टाइप बी इसका उल्टा होता है, मतलब पेशेंसफुल होते हैं, आराम से काम करते हैं, ज़्यादा धरफराते नहीं है, ज़्यादा मतलब हरी में नहीं रहते। तो टाइप बी इसका उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी टीजीटी मैथ स्पेशल बैच आपको पता है चल रहा है हमारा, और 4,999 के लिए ऑलमोस्ट 5,000 रुपये में आपको एक कोर्स मिल जाएगा, और ऑनलाइन मोड, ऑफलाइन मोड, दोनों मोड में आपको ही मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ये कोर्स लेना है तो इस दिए हुए नंबर पर आप लोग क्या कर सकते हो, कांटेक्ट कर सकते हो। और काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है टॉपिक को, एक बार क्लास लेके देखिए, डेमो लेके देखिए, डेफिनेटली आपको पसंद आएगा और आप सही में समझोगे कि हाँ मैथ्स की अच्छी क्लास चल रही है, ठीक है। अच्छे तरीके से, अच्छे ट्रिक के साथ मैथ्स पढ़ाया जा रहा है और अच्छे तरीके से समझाया जा रहा है, तो आप अच्छे से ले सकते हो क्लास को, ठीक है। एक बार डेमो लेके देखिए, डेमो पसंद आता है तो ही आप बैच ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो ये बैच चल रहे हैं अभी, इस दिए हुए नंबर पर आप क्या कांटेक्ट कर सकते हो और बैच जो है वो ले सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। क्वेश्चन है कि व्हाट काइंड ऑफ मोटिवेशन डू स्टूडेंट गेट व्हेन दे आर गिवन प्राइज लाइक मैनी गिफ्ट और पॉइंट्स बाय पेरेंट्स और टीचर टू सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ टास्क। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हम किसी बच्चे को इसलिए मोटिवेट करते हैं गिफ्ट वगैरह देकर, प्राइज वगैरह देकर, तो प्राइज और गिफ्ट हमेशा किस में आता है, वो आता है हमेशा एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन के अंदर। तो सीधा सा आंसर क्या होगा बच्चा आपका, दैट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। एक्सटर्नल मोटिवेशन को ही हम लोग एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं, है ना। इसी को हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन भी कह सकते हैं। तो एक्सटर्नल मोटिवेशन है और जिसमें बच्चा गिफ्ट, रिवॉर्ड्स वगैरह के लिए क्या करता है, काम करता है। तो रिवॉर्ड, पुरस्कार की बात आएगा तो हमेशा कौन सी प्रेरणा होगी हमारी, वो बाहरी प्रेरणा होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट आंसर क्वेश्चन देखते हैं इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मोटिवेशन इज करेक्ट। मोटिवेशन के लिए के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा स्टेटमेंट आपको लग रहा है कि सही है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द परफॉर्मेंस ऑफ एन एक्टिविटीज इन ऑर्डर टू अटेन आउटकम एंड अराइज एक्सटर्नली इन द इंडिविजुअल। मतलब ऑब्वियसली बात है कि बच्चा एक्टिविटी को करता है किसके लिए, एक्सटर्नल फैक्टर्स के लिए, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इंट्रिंसिक मोटिवेशन रेफर्स टू द मोटिवेशन दैट इज driven by an interest or enjoyment in the task itself and exist within the individuals। yes, बच्चा इंटरनली उसको वो होता है, एंजॉय करता है ना, लिखा है ना, आंतरिक प्रेरणा वो तात्पर्य है कि कार्य को रुचि आनंद के साथ किया जाता है और बच्चा भीतरी रूप से प्रेरित होता है। दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर क्या होगा, बोथ 1 and 2 राइट है ना। तो आपका सेकंड आंसर इसका राइट होगा, पहला और दूसरा जो है दोनों स्टेटमेंट इसके सही है, क्योंकि एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में बाहरी फैक्टर होते हैं और इंट्रिंसिक मोटिवेशन में बच्चे के इंडिविजुअल फैक्टर्स या आंतरिक फैक्टर्स होते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसी बात पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ गिविंग रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट टू द चिल्ड्रंस। रिवॉर्ड और पनिशमेंट हम किसी को देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, हम कंपेनिमेंट कहते हैं, रिइंफोर्समेंट कहते हैं, कंसोलिडेशन कहते हैं, एनहेंसमेंट कहते हैं। सीधी सी बात है, उसको हम रीइंफोर्समेंट कहते हैं। जब हम प्रेज रिवॉर्ड से बच्चों को किसी टास्क को कराते हैं उसे रीइंफोर्समेंट कहता है। रीइंफोर्समेंट बेसिकली कुछ ऐसा फोर्स होता है जिससे बच्चा कोई काम को रिपीट करे। किसी काम को रिपीट कराने के लिए जो भी किया जाता है वो हमारा रीइंफोर्समेंट होता है। बच्चों याद रखना, किसी भी अच्छे बिहेवियर को, याद रखना, किसी भी गुड बिहेवियर को हम रिपीट कराने के लिए कोई भी कार्य जब हम करते हैं तो उसी को रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जैसे रिवॉर्ड देते हैं, प्राइज क्यों देते हैं, क्योंकि बच्चा काम को करने के लिए तैयार हो। किसी काम करने के लिए रेडी करने के लिए, इंट्रिंसिकली एक्सट्रिंसिकली रेडी करने के लिए हम जो बच्चों को कोई रिवॉर्ड देते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करते हैं तो वो रीइंफोर्समेंट का पार्ट होता है। तो यहाँ पर सीधा आंसर क्या होगा, सुदृढ़ीकरण यानी कि रीइंफोर्समेंट, ठीक है। आगे देखते हैं इसी बात पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा।
चॉइस ऑफ चैलेंज इज एन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। चैलेंज किसका एक पार्ट है? तो चैलेंज ऑब्वियसली बात है कि हम किसी चैलेंज को कब लेते हैं, जब इंटरनली हम क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो मोटिवेशन में ही चैलेंजेस आ जाते हैं। किसी को चैलेंज देते हैं, किसी से चैलेंज लेते हैं, जब उसके उस काम को करने के लिए मोटिवेट है। तो मोटिवेशन में हम किसी को भी चैलेंज कर सकते हैं उस काम को करने के लिए। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करना और चैलेंज के लिए काम करना हमेशा मोटिवेशन के द्वारा ही किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? सीधे सा आंसर पेन का क्या है बच्चों? राइट आंसर है। 11th का आंसर आपका सेकंड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वे ऑफ इनहेंस मोटिवेशन चिल्ड्रन। कौन सा तरीका है जिसमें बच्चों को मोटिवेट कर सकते हो, आप बढ़ा सकते हो? गिव चिल्ड्रन अपॉर्चुनिटी टू इवेलुएट देयर ऑन अकम्प्लिशमेंट। बच्चे के स्वयं के उपलब्धि को मतलब इवेलुएट करने का मौका देंगे आप, बिल्कुल ठीक है, ये तो होता है। अलाउज चिल्ड्रन अप्लाई टाइम व्हेन वर्किंग टू द अलाउ ऑफ परसिस्टेंस। ठीक है, काम करते समय बच्चों को सिद्ध बनाए रखने के लिए पर्याप्त समय देना, भी बात बिल्कुल ठीक है। एंड पे टाइम शुड बी स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइज्ड। खेल का समय संरक्षित और व्यवस्थित होना चाहिए, बात बिल्कुल ठीक है। तो इसके सारे स्टेटमेंट सही होने चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा सीधा बच्चों? फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। सारे स्टेटमेंट इसके क्या है बच्चों? आपके ठीक है। खेल का समय भी दोगे बच्चों को, अच्छे से काम ऑर्गेनाइज भी करके दोगे, और खुद बच्चा कितना सीख रहा है, कितना अचीव किया है, उसको इवेलुएट करने का मौका भी बच्चे को मिलना चाहिए। तीनों स्टेटमेंट आपके ठीक है, तो इसका फर्स्ट आंसर बिल्कुल ठीक होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी अ फैक्टर फॉर मोटिवेशन। कौन सा फैक्टर मोटिवेशन का नहीं है? अवॉर्डिंग प्राइज फॉर गुड परफॉर्मेंस, ये तो होता है, प्राइज देते हैं बच्चों को हम। प्रोवाइडिंग इंसेंटिव फॉर अचीवमेंट, ये भी हो सकता है। प्रेजिंग और अचीविंग और एक्सीडिंग ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिक करने पर प्रशंसा देना, ये भी हो सकता है। एक्सीडिंग, उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए। प्रिस्क्राइबिंग हाई रेपुटेशन प्रैक्टिस ऑफ ए टॉपिक, ये टॉपिक होगा बच्चों। किसी टॉपिक का उच्च दोहराव के लिए, दोहराव के लिए ये नहीं होता बच्चों, बाकी तीनों ठीक है। तो कौन सा नहीं पूछा है? तो आपका इसका 4 है, प्रिस्क्राइबिंग हाई रेपुटेशन। रेपुटेशन मतलब कि हाईली दोहराना किसी टॉपिक को पढ़ाने के लिए। तो ये कोई मोटिवेशन का टाइप वो नहीं है बच्चों, ये इसका आंसर नहीं होगा। बाकी तीनों आंसर ठीक है। तो इसने नॉट पूछा हुआ है, तो इसका आंसर ये है ना। हाई प्रैक्टिस करने के लिए, रिपीटेशन करने के लिए आप किसी को काम दे रहे हो, तो मोटिवेशन में नहीं आता। मोटिवेशन हाँ ये आता है, अचीवमेंट्स को, ऑब्जेक्टिव को अचीव करना है, इंसेंटिव्स बच्चे को देते हैं, प्राइज देते हैं, ये सब मोटिवेशन के तरीके हो सकते हैं, सिवाय किसको छोड़कर? डी ऑप्शन को छोड़कर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। वाई इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन बेटर देन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन? क्यों बेटर है? हम कहते हैं ना बच्चों की इंट्रिंसिक मोटिवेशन हमेशा बेटर होता है, क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन से बच्चे की खुद की इच्छा होती है काम को करने की, खुद का डिजायर होता है काम को करने का। जब खुद की इच्छा और डिजायर से हम काम करते हैं तो ज़्यादा इफेक्टिव होता है एज कम्पेयर टू द प्रेजर रिवॉर्ड। तो रिवॉर्ड से बच्चे को सीखते बच्चा बाहरी प्रेरणा से भी है, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन से भी सीखता है, लेकिन इंट्रिंसिक से बच्चे की खुद की इच्छा होती है काम को करने की, खुद की डिजायर्स होते हैं काम को करने की। तो हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को इंट्रिंसिक मोटिवेशन से सिखाएं। तो बेटर क्यों है? क्योंकि इंट्रिंसिक मोटिवेशन में हमारा खुद का इंटरेस्ट होता है, खुद के डिजायर्स होते हैं, और काम को खुद करने के लिए मोटिवेट होते हैं, है ना। तो चिल्ड्रन लर्न ड्यू टू फियर, फियर से सीखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। प्रोमोट पीयर लर्निंग, इट एक्सेलरेट सेल्फ लर्निंग, इट इंक्रीज स्टूडेंट डिसिप्लिन, है ना। तो बेटर क्यों मानते हैं? क्योंकि प्रमोट करता है पीयर लर्निंग को। पीयर लर्निंग वाली यहाँ पे कोई बात नहीं हो रही है, हाँ सेल्फ लर्निंग को प्रमोट करता है। क्योंकि मैं देखो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में आप सेल्फ लर्न करते हो, तो सेल्फ लर्न करते हो तो हमारा बेटर लर्निंग होती है ना। और इनकी स्टूडेंट डिसिप्लिन, डिसिप्लिन वगैरह कोई ऐसी बात नहीं। आंसर सीधा क्या होगा बच्चों? थर्ड, क्योंकि इससे आपको सेल्फ मोटिवेशन मिलती है काम को करने की, तो इसलिए ये बेटर कहलाता है। इसलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए? यह स्व शिक्षा को गति देती है। इसलिए हम खुद से देखो, बाहरी प्रेरणा में क्या था, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में क्या था कि कोई ना कोई ऐसा फैक्टर होता है जो हमें मोटिवेट करता है। पर इंट्रिंसिक मोटिवेटर को बेटर क्यों मानते हैं? क्योंकि हम उसमें खुद की इच्छा होती है काम को करने की, हम खुद डिजायरस होते हैं काम को करने के लिए, कोई बाहरी फोर्स हमारे ऊपर नहीं होता है, इसलिए ये बेटर है हमारे लिए। तो थर्ड इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। DTPLSP SST बैच आपको बताइए चल रहा है ये, ठीक है, और काफ़ी अच्छे से चल रहा है ये बैच, आप ले सकते हैं और इस दिए हुए नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस बैच को खरीद सकते हैं बच्चों। और एक बार डेमो ले लीजिए, डेमो लेने के बाद सेटिस्फेक्शन आपको मिल जाए तब आप इस बैच को लीजिए। और डेमो जो है एकदम फ्री अप टू कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं है उसका। और ये आपको जो कोर्स है आपका, ये आपका ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में मिल जाएगा, आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार डेमो ले लीजिए और डेमो लेने के बाद आप उसको, आपको अगर अच्छा लगता है तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। ठीक है, क्लास बहुत अच्छे तरीके से होती है, अच्छे डीपली टीचर समझाते हैं आपको, एक एक टॉपिक एक एक चैप्टर अच्छे तरीके से समझाया जाता है। ठीक है, तो ये आपको कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग ये इस नंबर पर, दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अकॉर्डिंग टू अब्राहम मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स विच नीड्स इज ऑन द बॉटम अमॉन्ग द फॉलोइंग नीड्स, कौन सा बॉटम पे रहता है? तो 5 प्रकार के नीड्स दिए थे अब्राहम मैस्लो ने, जिसको हायरार्की नीड थ्योरी कहा जाता है या उसको हम ह्यूमनिज्म थ्योरी भी कहते हैं। मैस्लो वाज द फादर ऑफ ह्यूमनिज्म, ठीक है। तो उन्होंने 5 प्रकार के बेसिक नीड्स दिए थे, हालांकि 7 नीड्स हुए हैं पर हम 5 पढ़ते हैं ज़्यादातर। तो पहला नीड जो है सबसे बॉटम पे होता है वो होता है फिजियोलॉजिकल नीड्स। कौन सी नीड सबसे पहले होती है? फिजियोलॉजिकल पहले नंबर पे आती है, फिर सेकंड नंबर पे आती है सेफ्टी, थर्ड नंबर पे आती है लव एंड बिलोंगिंग्स, और फोर्थ पे आता है सेल्फ स्टीम, है ना। और फिफ्थ पे आता है जिसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये सबसे टॉप पर होती है बच्चों, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, आत्मसिद्धि प्रेरक इसको कहा जाता है। तो 5 नीड्स में से बस सबसे बॉटम पे पूछा हुआ है, तो बॉटम पे कौन सी नीड्स हमारी होती है? दैट इज फिजियोलॉजिकल नीड्स, ठीक है। तो बेसिक यही है, और इन्होंने कहा था भाई ये नीड्स जब तक पूरी नहीं होगी आप ऊपर की नीड्स को ले भी नहीं सकते। जब तक आपको ये नीड्स नहीं मिलेगी तब तक आप ऊपर की नीड्स को आप नहीं ले सकते। तो बेसिक सबसे पहले कौन सी नीड्स आएगी हमारी बच्चों? दैट इज बेसिक पे पूछा जाए तो आपका क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन नीड्स इन द हायरार्की ऑफ देयर इंक्रीजिंग इंपॉर्टेंट ऑर्डर। इसको क्या करना है? एक उसमें करना है, मतलब सीरीज में करना है। तो सबसे पहले कौन सी नीड्स हमने बताई थी? सबसे पहले आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स हमारी कौन सी है? भोजन। तो ये पहले नंबर पे आ गया, तो सी पहले आएगा। उसके बाद आता है सेफ्टी, तो इंश्योरेंस एंड एक्सीडेंट, यहाँ पे सेफ्टी की बात की जा रही है तो ए आ गया दूसरे नंबर पर। तीसरा है लव एंड बिलोंगिंग्स, बिलोंगिंग्स वाली बात कहाँ की जा रही है? रिलेशनशिप, ये रहा, है ना, डेवलपमेंट ऑफ मीनिंगफुल रिलेशन, है ना। तो ये किस में आ गया? तो डी। इसके बाद क्या आएगा? ई आएगा। फिर फोर्थ पे क्या था? सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम कहाँ पर है? रिस्पेक्ट, ये रहा, रिस्पेक्ट फोर्थ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा आएगा? बी। और लास्ट में क्या रह गया? वही वाली बात है, मैक्सिमाइजेशन पोटेंशियल, यानी कि इसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की बात की जाएगी। उसके बाद आएगा आपका कौन सा आंसर? यहाँ पर कौन सा आ गया? डी। तो सी ए ई बी डी, सी ए ई बी डी कहाँ पर है? कौन सा ऑप्शन में आंसर होगा? तो कौन सा होगा बच्चों? आपका सेकंड इज द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? दैट इज सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसी पे। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, काफी घुमा के क्वेश्चन ये दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज सजेस्टेड द अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी अमंग द इंडिविजुअल एंड नेशनल कैन बी डेवलप्ड थ्रू ट्रेनिंग कोर्सेज। मतलब कौन से सुझाव दिया था जिसमें माध्यम से व्यक्तियों में राष्ट्रों के बीच उपलब्धि प्रेरणा, उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, मतलब अचीवमेंट लेने के लिए मोटिवेट करता है, कोई चीज को अचीव करने के लिए मोटिवेट करता है। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैक्लीलैंड ने। तो याद रखना मैक्लीलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। मैक्लीलैंड की जो थ्योरी है अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए आपका? दैट इज मैक्लीलैंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A person who is the positive of attempting to of satisfy their needs at the most basic level is operating at the level of Maslow need hierarchy called the need of, ठीक है। एक व्यक्ति जो सबसे बुनियादी स्तर पर अपनी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करने की स्थिति में है, वो मास्लो की जरूरतों के पदानुक्रम क्रम से किस अवस्था में होगा? उसी बात है, सबसे बेसिक की बात की जाए तो बेसिक नीड्स मैंने किसको कहा था आपको कि बेसिक नीड्स हमारी कौन सी होती है? फिजियोलॉजिकल नीड्स सबसे बेसिक नीड्स होती है हमारी। जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होगी हम ऊपर की नीड्स को पूरा कर भी नहीं सकते, और करके कोई फायदा भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए बेसिक नीड्स है, इसको बुनियादी आवश्यकता हम कह सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? फिजियोलॉजिकल नीड्स होना चाहिए, यानी कि शारीरिक आवश्यकता। नेक्स्ट है एक स्टेटमेंट दिया हुआ है बच्चों, सेफ्टी नीड्स इन मैस्लो हायरार्की इंक्लूड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। बिल्कुल ठीक है, प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सेफ्टी में हम यही बात करते हैं, प्रोटेक्शन सेफ्टी की बात की जाती है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट 2 में क्या है, क्या कहता है? वंस सेफ्टी नीड्स आर सेटिस्फाई इंडिविजुअल नेचुरली प्रोग्रेस टू द सोशल नीड्स। या जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होगी सोशल नीड्स पर हम प्रोसीड नहीं कर सकते, और पूरी हो गई तो प्रोसीड कर सकते हैं। तो दोनों स्टेटमेंट आपकी क्या है बच्चों? आपकी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू। फर्स्ट इसका आंसर है कि भाई दोनों स्टेटमेंट सही है कि जब तक ये नीड्स पूरी नहीं होगी आगे नीड्स को पूरा नहीं कर सकते, और इसमें बच्चों को फिजिकल एंड इमोशन जो प्रोटेक्शन है या सिक्योरिटी है वो चाहिए होता है। तो आंसर इसका ठीक है बच्चों। तो दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं, तो फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए, विच लेवल ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स इन्वॉल्व द डिजायर ऑफ फॉर स्टेबिलिटी सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम द फिजिकल एंड इमोशनल हार्म। अभी हमने बात किया था कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, प्रोटेक्शन की बात करते हैं, स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो वहाँ पे कौन सी नीड होती है? सेफ्टी नीड होती है। सेफ्टी में ही प्रोटेक्शन की बात की जाती है बच्चों, जहाँ पे बच्चे को हम प्रोटेक्ट करते हैं बाहरी फैक्टर से, जहाँ पे हम सिक्योर फील करना चाहते हैं। तो आंसर यहाँ पे क्या होगा? दैट इज सेफ्टी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन था बच्चों ये 20 क्वेश्चन हमने आज डिस्कस किए। आई होप कि काफ़ी अच्छे तरीके से आपको मोटिवेशन के टॉपिक समझ में आए होंगे।
बाकी क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, इसका पार्ट 2 भी आएगा। और नेक्स्ट इसके बाद जो हम टॉपिक लेके आएंगे वो लेके आएंगे थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसमें हम पियाजे के बारे में, कॉलबर्ग के बारे में, वाइगोस्की के बारे में जो आपसे बातें करेंगे बच्चों, ठीक है। काफ़ी अच्छी क्लासेस होने वाली हैं, इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से बताया जाएगा आपको, ठीक है। तब तक आप इतना तैयार कीजिए। आई होप कि आज की क्लास आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और लोगों बाकी जो स्टूडेंट हैं, बाकी जो मित्र हैं, उनको भी बताइए, ताकि उनको भी ये जो सीरीज हम चला रहे हैं, प्रैक्टिस वर्क सीरीज चला रहे हैं, इसका बेनिफिट उनको मिल पाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।